हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो प्यारे स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास वीडियो लाया हूं। ये वीडियो सोशल साइंस का बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं एकदम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा मूड बनाने के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं। ज्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप पावर में आ जाएंगे, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बॉडी में एनर्जी आएगा। उसके बाद ही करेंगे सब्जेक्टिव वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव भी एकदम छाट छाट करके लाए आपके लिए। तो खैर दिक्कत नहीं कीजिए, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा तो आप जरूर उसको जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है? महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था वो कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना। 50% महिलाओं को आरक्षण कर दिया गया है पंचायती राज में, ठीक है ना। आगे सवाल पढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 को। पूरा डेट है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे, कौन व्यक्ति लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद जो चल रहा था, आंदोलन चला था, उसके विरोधी कौन नहीं थे? तो मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कॉर्लोस भी थे। ये जेड गुडी जो है इसके खिलाफ नहीं थे। नेक्स्ट सवाल, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो चाचा, पंडित यानी कि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? कौन थे भारतीय किसान यूनियन के नेता? थे महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। आगे, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा? एकदम चुना चुना हुआ सवाल है, ठीक है ना, इसलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए, याद नहीं तो याद कर लीजिए। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में पड़ता है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाल जो थे हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। पुर्तगाली यहाँ पे बोल कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं पुर्तगाल रहेगा, तो आप आराम से टिक आउट कर देना। ओके, आगे सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण। इसको लोक नायक कहा जाता है, ठीक है ना, लोक नायक इसको बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में इसका आविष्कार हुआ। तो आपके लिए होमवर्क है कि इसके आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है, ये मुझे होमवर्क कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा? सबसे बेस्ट कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन है? वो है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला, सबसे गुड बेस्ट कोयला। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, जो कि ईसाई धर्म के एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सबसे ज्यादा संभावनाएं किस राज्य में? और वो है राजस्थान में, सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। और प्लस यहाँ पे सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन भी किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, कोयला आता है प्राथमिक ऊर्जा में, और पेट्रोलियम भी आता है प्राथमिक ऊर्जा में, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा जो है वो द्वितीयक ऊर्जा में आता है, ठीक है ना, द्वितीयक ऊर्जा। तो एक बात यहाँ पे देख रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो नेचुरल चीज है, नेचुरल यहाँ पे है जो देख रहे हैं, वो सब जो है प्राथमिक में आ रहा, जो और जो मानव निर्मित है वो जो है द्वितीयक में आ रहा, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत? है ना, दास मतलब दासी बना लेना वाला, है ना, तो कब हुआ था? 1861 में। आगे सवाल बढ़ते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। ये है दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। आगे है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना, नेचुरल कैलामिटी है, या नेचुरल डिजास्टर भी बोल सकते हैं इसका। एंड ये आखिरी सवाल होने वाला सब्जेक्टिव के लिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जानते हैं? पी तरंग को। पी वेव जो है भूकंप, पी वेव ऐसी तरंग है जो जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी तरंग जो है शरीर पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है ना। अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं तो नोट डाउन कर लेना, ये मेरा फ्री वाला मशवरा है। सवाल यहाँ पे,
आय का गरीबी के साथ संबंध क्या करते हैं? ध्यान से मेरी बातों का अगर आप समझिएगा तो मैं तो 100% उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल भी याद हो जाएगा। बस मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। जाहिर सी बात है, गरीबी के साथ सीधा, अगर आय रहेगा तो अमीर हो जाइएगा, मतलब इनकम रहेगा तो अमीर हो जाएगा, नहीं तो फिर गरीब हो जाएगा। तो गरीब से सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीबी उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। आपके पास इनकम ही नहीं है, आप कमा ही नहीं रहे, इनकम कम है, तो गरीबी पे बढ़ते जाएगी, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा, खान पान बहुत निम्न तरीके से होने लगेगा, पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण गरीबी परिवार की अगली पीढ़ी गरीब रह जाती है। एक और यहाँ पे अशिक्षा, अगर आप अनपढ़ रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं गरीब का कारण बनते हैं। अज्ञानता रहते हैं, यानी कि आपके पास नॉलेज नहीं रहता तो भी आप कहीं ना कहीं गरीब रहते हैं, और आपके आने वाली पीढ़ी भी गरीब ही हो जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इसीलिए बोला जाता है ना कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है। आप गरीब रहेंगे तो आपके पीछे आने वाला औलाद भी गरीब रहेगा, तो आपको पहले कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो नस्ल आएगी वो आपके से बेस्ट कर पाएगी। ठीक है ना। बिहार राज्य इसका उदाहरण है। गरीबी गरीबी राज्य माना जाता है बिहार राज्य को। राज्य में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण गरीबी सर्वाधिक है। जाहिर सी बात है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार की, तो गरीबी प्रति व्यक्ति आय से ही तो पता चलता है कौन सा राज्य कितना आगे जा रहा, कितना कम जा रहा है ना, या कितना कौन सा देश आगे जा रहा। तो एक व्यक्ति का आय कितना है उसी से पता चलता है कि राज्य गरीब है या अमीर है। ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन करना। आगे है सहकारिता से आप क्या समझते हैं? अब समझते हैं। देखिए, सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर। सहकारिता का मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, देखिए इंग्लिश में क्या बोला गया, हाँ कॉपरेट। और आपने सुना कॉपरेट करो मतलब हेल्प करो, मिलजुल कर काम करो। लेकिन अगर अर्थशास्त्र में देखा जाए परिभाषा, तो इसका ये आएगा कि सहकारिता वह संगठन है, एक क्या है, संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते। बात वही हो रहा ना, इसमें अर्थव्यवस्था में आर्थिक वाला काम करेगा, मतलब बोला दो या दो से अधिक आदमी मिल जाता है, स्वेच्छा पूर्वक अपने मर्जी से मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों में वृद्धि करता है, मतलब इनकम बढ़ाने का जरिया पैदा करता है। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। जैसे बड़ा सा कोई फैक्ट्री खोलना है, उस फैक्ट्री से मुझे बहुत ज्यादा इनकम आना है ना। अब मेरे पास पैसा नहीं है तो हम पार्टनरशिप बन गए दूसरे के साथ, अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, तो वो कहलाएगा सहकारिता। यहाँ पे इंग्लिश वाला है, नोट डाउन इसका कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बताएं। क्या गुण है? देखिए, सड़क छोटी दूरियां सड़क यातायात द्वारा आसानी से तय होती है। अब देखो, अब यहाँ पे एरोप्लेन से कंपेयर मत करना, हमको सड़क के बारे में बताना है। तो सड़क के द्वारा हम दूरियां तय करते हैं, अगर सड़क नहीं होती तो होता दूरी तय, नहीं होता, तो सड़क के द्वारा हम दूरियां तय कर लेते हैं आसानी से। सड़क मार्ग के द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। अगर सड़क मार्ग है तो भाई हम किसी भी चीज को जो नुकसान हो रहा, जो जल्दी नष्ट हो जाए, उसको जल्दी से हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर सड़क ना रहे तो बहुत मुश्किल होगा, गाड़ी भी रखे कोई फायदा नहीं होगा। सड़क मार्ग के द्वारा उपभोक्ता तक आसानी से वस्तुओं तक को घर तक पहुंचाया जा सकता है। सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। रेल मार्ग का हेल्प करता है सड़क। अब देखो भाई, अगर सड़क ही नहीं रहेगा तो तुम जल्दी कैसे पहुंच पाओगे स्टेशन के पास? जल्दी स्टेशन के पास नहीं पहुंच पाओगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। एक्चुअली ट्रेन नहीं छूटेगी बल्कि आप छूट जाइएगा, है ना। निर्माता के द्वारा रेलवे स्टेशन तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए संपर्क में लाता है कौन? सड़क रहा था। सड़क नहीं रहेगा तो आप रेल तक पहुंच नहीं पाओगे। तो ये रेल और सड़क के बीच एक जो है ना सहायक मार्ग बन जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे छाप लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सन 1960 के दशक में, किस दशक में? 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, उसी का नाम बोलते हैं हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में यानी कि खेती के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति। क्रांति का मतलब ढेर सारा कृषि हो जाना, ढेर सारा अनाज पैदा हो जाना, उसको बोलते हैं क्रांति। जैसे एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन में क्रांति आ गया, मतलब बच्चे लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे जॉब हासिल कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, नॉलेज हो रहा है, एजुकेट लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, साक्षरता दर बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे एजुकेशन में क्रांति आ गया, है ना। भारत में दूध ज्यादा उत्पन्न होने लगा तो बोलेंगे दूध की क्रांति आ गया। उसी प्रकार कृषि के ज्यादा उत्पन्न हुआ तो कृषि हरित क्रांति बोला गया। इसने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। हरित क्रांति इसमें सबसे ज्यादा हुआ था कि गेहूं की उपज बहुत ज्यादा हुई थी, गेहूं की उपज। इस क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसने उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया था।
अच्छे किस्म का बीज और खाद का प्रयोग किया था। और याद कीजिए क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। इंग्लिश वाले इसको नोट डाउन करना, ये सवाल नंबर 1 नहीं, मतलब सीरियल नंबर हिंदी से मिलाना, ठीक है ना। ये सवाल नंबर 4 था। आगे है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? तो ये शायद मेरे ख्याल से आपको याद होगा, याद नहीं तो इसको छाप लो कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी में। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, अर्थ तथा धार्मिक विषमताएं थी। मतलब राजनीतिक अलग मैटर चल रहा था, समाज अलग बटा हुआ था, धर्म के नाम पे अलग से विषम लोगों में जो है ना भेदभाव चल रहा था, तो ये सब भी मैटर चल रहा था। राष्ट्र की भावना का अभाव था, लोगों में देश से मोहब्बत करने की मतलब भावना ही नहीं था कि हमको देश से प्यार करना है, ये मेरा वतन है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है। तो राष्ट्रीय की भावना अभाव था, लोगों में कमी थी। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी पर कब्जा किया था, ठीक है ना। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, और मेटरनिक जो है प्रतिक्रियावादी नीति लागू हुआ था। ये सब कारण से जो है जर्मनी एकीकरण बाधाएं हो रही थी। फिर आया हीरो और फिर जर्मनी के एकीकरण। तो हीरो कौन कौन था? चलो आप लोग मुझे कमेंट करो कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सा हीरो यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ये आपको कमेंट करना है। इंग्लिश वाला नोट करना। स्वदेशी आंदोलन का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा? जो उद्योग मतलब समझ रहे ना, इसको क्या बोल सकते, देखिए इंडस्ट्री। 1905 के बंग भंग आंदोलन में, मैं आपको बोलता हूं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटने के मत करो, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो तो मन से। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4-5 गो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अब वो ऑब्जेक्टिव ना आपको रटने नहीं पड़ेगा बल्कि याद हो जाएगा, मैं 100% बता रहा हूं। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, मन से पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, ना कि हमको याद करना है। दिमाग को बताओ हमको भाई पढ़ना है, नॉलेज लेना है। देखो क्या बोला, 1905 के बंग भंग आंदोलन। अब आएगा बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में। इसी को स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया। तो 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कारों की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। स्वदेशी मतलब जो दूसरा देश था, और बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। धागे का स्थान पर कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, इसमें वस्त्र उत्पादन में तेजी आई, है ना, लोग कपड़ा बनाना शुरू कर दिए। 1912 तक सूती वस्त्र का उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयात शुल्क से में वृद्धि करे, मतलब इनकम टैक्स जो है बढ़ाए, है ना, तथा देशी उद्योगों को रियायत प्रदान करे। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योगों का भी विकास हुआ। तो ये जो है ना, कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा जो है, मतलब कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं नारी, अच्छा इसको इंग्लिश शॉट ले लो यार, इंग्लिश वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा, इसका आपको डिटेल्स मिल जाएगा पीडीएफ ग्रुप में, आप नोट डाउन करना, ठीक है ना, बता दूंगा लास्ट में। नारी सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? अब यहाँ बात चल रहा नारी के बारे में, मतलब महिलाओं के बारे में चल रहा। नारी सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को उनके प्रभावित करने वाले आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक या पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करना। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया? नारी सशक्तिकरण का मतलब ये हुआ कि महिलाओं को जो इनकम के रूप में, यानी कि पैसा वैसा कमाने में जो भेदभाव करते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती है, महिलाएं पैसा नहीं कमा सकती है, तो वो प्रभावित कर रहा। या तो फिर समाज के रूप में, भाई साहब महिलाएं मुखिया नहीं बनेगी, महिलाएं मोहल्ला का हेड नहीं बनेगा, सामाजिक मामले में अगर होता है दिक्कत तो वो। राजनीतिक में कि महिलाएं जो है विधायक नहीं बनेगी, बड़ी खतरा रहता है। पारिवारिक मामले आ जाए तो महिलाएं घर का मालिक नहीं बनेगी। अगर कोई नीति बनाना हो, कोई कानून बनाना हो तो महिलाओं को नहीं लाएंगे, क्योंकि बोलता कि महिलाओं का दिमाग कम होता है। अगर आप लोग ऐसा, अगर ऐसे प्रभावित करने वाले सब कारक है तो इसको भी, महिलाओं को भी ये सब काम करने देना चाहिए, भागीदारी प्रदान करना। क्या है, तुम भी आ जाओ आर्थिक कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तुम भी समाज की मालिकानी बनोगे, तुम भी राजनीतिक में विधायक बनोगे, है ना, तुम भी परिवार को संभालोगे, तुम भी कानून बनाओगे। तो अगर ये सब काम में भागीदारी देंगे, वही बोलते हैं नारी सशक्तिकरण। अब वर्तमान युग में नारी सशक्तिकरण का धारणा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो गया। अब वर्तमान में देखा जाए तो राष्ट्रीय मतलब हम अपने देश पर भी और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको समर्थन मिल गया है कि नारियों को मिलो उसका, नारियों को उसका अधिकार मिले। भारत सरकार वर्ष 2000 में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा भी कर दी, एक नया कानून बना दिया नारी सशक्तिकरण। नारियों को, अब आपने देखा होगा गाड़ी पे बैठिए तो 3 गो सीट एकदम बुक रहेगा नारियों के लिए, भाई महिलाओं के लिए। इसके अलावा नौकरी वगैरह में आइए तो 50% रिजर्व सीट है, नहीं घुस सकते, वो महिलाओं के लिए, ठीक है ना। तो नारियों की एक नीति बना दिया गया। पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिला आरक्षण नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। पंचायत में मिला, नगर पालिका में महिलाओं को मिला, आरक्षण मिला, ये क्या है, एक उदाहरण है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बातों को ऐसे ही समझना है ताकि आप वो एग्जाम में आराम से लिख पाओ, रटना जरा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में नोट डाउन करना। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। लोकतंत्र का अर्थ होता है
जनता का शासन, यानी कि लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, जनता शासन करेगा, जनता का शासन, शासन जो होगा जनता का होगा। अब देखिए जनता का शासन मतलब सब जनता थोड़ी ना एक दूसरे पे शासन करने लगेगा, जनता के शासन मतलब जनता चुनेगा अपना नेता और बोलेगा जाओ भाई तुम कानून बनाने के लिए जाओ, है ना, ताकि हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है ना, वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। सरकार जनता के प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? सरकार जनता के प्रतिनिधि की सभा के प्रति उत्तरदायी, जिम्मेदार होता है। जनता अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, नेता कुछ नहीं करेगा, तो जनता बोले यार तुमको मैंने वोट दिया, जिताया, तुमने कुछ नहीं किया, है ना, जिम्मेदार होता है। इस प्रकार देखा जाए तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा है अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। उनके अनुसार है लोकतंत्र जनता की है, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। तो ये सेंटेंस ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको याद ही होगा, ठीक है, नोट डाउन करना। और ये सवाल आपदा प्रबंधन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ के द्वारा क्षति को कम करना है तो क्या करेंगे भाई। देखिए बड़ा आसान है, अब इसको रटने की क्या जरूरत है। नदी किनारों पर एवं नदी की ओर ढलानों पर मकानों का निर्माण नहीं करेंगे। आपकी मरे तो खुदा क्या करे, जहां पे नदी है उसके सामने घर काहे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। अगर खुदा ना खास्ता बांध टूट गया तो भाई साहब फिर तो गई भैंस पानी में। नदी तट से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए। नदी है का किनारा है, कम से कम 250 मीटर दूर बने, ताकि बाढ़ भी आएगा ना तो घर में पानी ना घुसे। बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्रों में जल निकासी की उपयुक्त व्यवस्था करना चाहिए। अगर नदी है, नदी के आसपास बड़का बड़का नाला बना कर रखे, ताकि अगर बाढ़ पूरा फुल हो जाए तो इसका जो है ढक्कन खोल दे, जो बड़ा सा डैम जैसा रहता है या तो कुछ और बोले, है ना, डैम खोल दे ताकि पानी भस जाए, अलग अलग दूसरा जगह नाला नाला बन के द्वारा चला जाए पानी, पानी की शीघ्र निकाला जा सके, है ना, पूरा पानी भर जाए नदी में तो जल्दी जल्दी पानी निकाल सके, ताकि मेरा डैम जो है ना बांध फूट न सके। बांध फूटेगा तो बाढ़ आ जाएगा। गांव अथवा बस्ती को बाढ़ का स्तर से ऊंची जगह पर बसना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गांव हो या कोई जगह हो तो जहां पे ऊंची जमीन है ना वहां पे बसनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश वाले इसको नोट डाउन करना। और एक सवाल और है, भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए 2 उपाय। भूकंप आएगा भाई साहब, सर कैसे करेंगे, भूकंप के प्रभाव को कम कैसे करेंगे। भवनों को आयताकार होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आता है भवन कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। नक्शा साधारण होना चाहिए, बड़का मतलब एकदम ऐसे माने नक्शा साधारण सिंपल सा नक्शा वो सबसे बेस्ट है, और आयताकार होना चाहिए, है ना। तो अगर आप ज्यादा डिजाइन वाला बनाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है ना। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर कंक्रीट की कालम होना चाहिए। कालम नहीं कलम होता, कालम जो हम लोग देते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं, पिलर बोलते हैं इंग्लिश में, पिलर, है ना। कॉलम, इसको कॉलम बोला है, कॉलम होना चाहिए, पिलर होना चाहिए। और कैसा छड़ रहेगा, ईंट पत्थर तो जानते हैं आप लोग। तो ठीक है, अब आपको बता तो ये सब मिलेगा कहाँ सर। तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आए गूगल का आइकन आ जाएगा मोबाइल में, और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन official.com, ठीक है ना, AA ऑनलाइन सोल्यूशन official.com। देखिए ये वाला सर्च करेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये वाला ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे जाना है, आपको मिल जाएगा 100% वहाँ पे मिलेगा, 100% आपको सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से जब मर्जी तब खोल के पढ़ लेना, कोई दिक्कत बात नहीं। खुलेगा, खुलने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद, एक मिनट भाई नीचे आ जा जल्दी से, हाँ नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, ये एक बॉक्स ऊपर में दिखेगा, तो इसको छोड़ देने का। इसमें भी जाकर आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, ये टेस्ट वगैरह यहाँ पे जाके दे सकते हो, बहुत सारा टेस्ट भरा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ, एक बॉक्स नीचे मिलेगा जो नई तरीके से बन रहा, सामाजिक सोशल साइंस में ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐड वैड को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आएगा, ये देखो सोशल साइंस गेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो ये मैंने पहला एक बार और पढ़ा था वो है, और एक नीचे अभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, जाना और क्लिक करना, 2 नंबर में आपको मिल जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगती है नीचे लाइक करना भाई, है ना, आपके लिए तो क्लास करवा रहा है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे तो खैर अलग है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, डालो वीडियो को, तो अपने दोस्तों को पहुंचाओ, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल किसी खास इंपोर्टेंट एंड एकदम इंटरेक्टिव वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय।